क्योंकि जमींदार साहब के परिवार में उनके बड़े भाई उनसे अलग रहते थे और माँ बाप का सालों पहले ही देहांत हो गया था। सबसे मुश्किल बात ये थी उनके लिए कि उनकी पत्नी का कमर वे नीचे का भाग लकवाग्रस्त था, जिसकी वे स्वयं देखभाल करते थे। चंद्रिका से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एकाएक ना जाने किसकी नज़र लग गई और सालों से चंद्रिका बिस्तर में ही पड़ी है। बच्चों की देखभाल प्रभात सिंह कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें ननिहाल भेज दिया। चंद्रिका ने कई बार उनसे दूसरा ब्याह करने को कहा, तो प्रभात सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम ऐसा करती। प्रभात सिंह का जवाब सुनकर फिर चंद्रिका कुछ ना कहती, इसलिए प्रभात सिंह अपना मन बहलाने के लिए शायरियाँ लिखने लगे। उनकी लिखी शायरियाँ मशहूर होती गई और उन्हें मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। वो अपनी जिंदगी से उदास जरूर थे लेकिन दुखी नहीं थे। जब कोई उनसे चंद्रिका के बारे में कुछ कहता तो वे कहते कि मैं तो केवल उसका ख्याल ही रख रहा हूँ, लेकिन जो सालों से करवट लेने के लिए भी लाचार है उसका क्या। उसके दिल से पूछो कि एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे में एक ही छत को निहारना कितना मुश्किल होता है। मैं तो सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पूछो कि वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती। उसको इस तरह आधर में छोड़ना नाइंसाफी होगी। मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगा। अगर मैंने उसे धोखा दिया तो वे कोठे आते तो मोती बाई से कुछ देर जरूर बात करते। इससे अजीजन को तो कोई एतराज ना था, लेकिन मधुबनी को था। उसने एक दिन उपेंद्र के कान भर दिए कि तेरी बीवी का उस जमींदार से इतना मेल जोल अच्छा नहीं, बहुत पैसे वाला है वो। अगर उसने अजीजन बाई से उसे खरीद लिया तो क्या करेगा तू। मधुबनी की बात सुनकर उपेंद्र का माथा ठनका और वह ठाकुर की हवेली जा पहुंचा। ठाकुर बोले, कहूँ कैसे आना हुआ, कोई पैगाम लाए हो क्या। जी नहीं, मैं तो हिसाब किताब चुकता करने आया था। उपेंद्र बोला, क्यों मियाँ, ऐसा भी क्या हो गया। प्रभात सिंह ने पूछा, मुझे अपनी बीवी से आपकी नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। मामले में आप कोई सफाई पेश करेंगे। उपेंद्र गुस्से से बोला, बस बरखुरदार, आप तो खामखा में नाराज होते हैं। प्रभात सिंह बोले, जी मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उपेंद्र बोला, सच कहूँ या झूठ। प्रभात सिंह बोले, सच ही कहिए। उपेंद्र बोला, मोतीबाई मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी नज़रें और लोगों की तरह उस पर नहीं उठती। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कोठे पर उसका गाना सुनने जाता हूँ। मेरा मोतीबाई के साथ केवल इंसानियत का नाता है। तुम्हें ये मंजूर नहीं तो ठीक है। प्रभात सिंह बोले, क्यों, आपके पास तो बहुत दौलत है, आप तो दौलत से हर सुख खरीद सकते हैं, फिर आपको कोठों पर जाने की क्या जरूरत। उपेंद्र ने पूछा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहकर प्रभात सिंह उपेंद्र को अपनी पत्नी चंद्रिका के कमरे की खिड़की के पास ले जाकर बोले, उसे देख कर रहे हो, मेरी पत्नी चंद्रिका है। सालों हो गए कमर के नीचे लकवाग्रस्त है। उसकी घुटन, उसकी तड़प, उसकी लाचारी, उसकी उलझन को केवल मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आत्मा कैसे तड़प हो रही होगी। मुक्त होने के लिए उसके अलावा मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। चाहता तो कर लेता दूसरा ब्याह, नहीं किया। कारण जानते हो क्या है कि मैं उससे अब भी प्रेम करता हूँ। उसे बीच मंझधार में कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा प्रेम उथला नहीं गहरा है। तुम प्रेम की गहराई को समझते होते ना तो मोतीबाई कभी भी कोठे पर ना दिखाई देती। इसलिए आज के बाद भाई बहन के रिश्ते पर उंगली मत उठाना। जी मुझे मुआफ कर दीजिए, आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उपेंद्र बोला, कोई बात नहीं बरखुरदार, गलतियां हो जाती हैं। प्रभात सिंह बोले। और उस दिन उपेंद्र प्रभात सिंह की हवेली से अपने मन का मैल धोकर वापस आ गया। इसके बाद फिर कभी भी उपेंद्र ने मोतीबाई पर शक नहीं किया। उसे प्रभात सिंह की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि प्रेम उथला नहीं गहरा होना चाहिए। अब मधुबनी कुछ भी कहती रहती और उपेंद्र उसकी एक ना सुनता। इसी तरह जिंदगी के 2 साल और गुजर गए। वक्त ने करवट ली और एक बार फिर मोतीबाई की गोद हरी हुई। इस तरह उसने एक बार फिर से एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मोतीबाई ने मिट्ठू रखा। दो बेटियों को देखकर मधुबनी की नीयत खराब होने लगी। वो इन लड़कियों को भी कोठे पर बिठाने के सपने देखने लगी। अब उसके मन में मोतीबाई के लिए स्वार्थी प्रेम उमड़ने लगा था। वो बच्चियों का खूब ख्याल रखने लगी और मोतीबाई का भी। मोतीबाई सोचती थी
कि शायद उम्र का तकाजा है, अब मधुबनी में सुधार आ रहा है, शायद इस उम्र में वो अपने आप को सुधारना चाह रही हो। लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और ही था। मधुबनी का इरादा क्या है, ये मोतीबाई नहीं समझ पाए। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा था। रिमझिम और मिट्ठू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और स्कूल जाने लगी थी। रिमझिम 7 साल की हो रही थी और मिट्ठू 5 साल की। इधर प्रभात सिंह जी की पत्नी चंद्रिका भी एक दिन जिंदगी से मुंह मोड़कर चली गई। आखिर और कितने साल तक वो मौत से लड़ती। प्रभात सिंह जी के बच्चे भी अब बड़े हो चले थे और अब चंद्रिका के जाने से उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो गई थी। अकेली हवेली में उनको घुटन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने अब अपने बच्चों को ननिहाल से बुला लिया था, बच्चों को कहीं कुछ बुरा ना लगे। इस वजह से उन्होंने अब अजीजन बाई के कोठे पर जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने शायरी लिखना नहीं छोड़ा था। जब भी कोई नई गजल लिखते तो नौकर के हाथ अजीजन बाई के कोठे पर भिजवा देते, बदले में मोतीबाई शुक्रिया अदा का खत भिजवा देती। इधर बच्चियों का स्कूल जाना देखकर मधुबनी के कलेजे पर सांप लौटते। मधुबनी को दोनों लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उपेंद्र के आगे उसकी एक ना चलती। इसी तरह एक दिन रिमझिम स्कूल से आई तो चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगी और किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब मोती उसे बुलाने आई तो उसे रोता हुआ देखकर पूछ बैठी कि क्या हुआ। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाओ, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई को झटका सा लगा और पूछ बैठी लेकिन क्यों? मेरी स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी माँ गंदी है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, हम लोगों की माँ ने मना किया है, रिमझिम बोली। रिमझिम की बात सुनकर मोतीबाई वहीं बैठ गई और सोचने लगी आखिर उसका काम उसकी बेटियों की जिंदगी के आड़े आ ही गया। बड़ी हिम्मत करके वो रिमझिम से बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम किसी और स्कूल में लिखवा दूंगी जहां तुमसे सभी बात करेंगे। अब तो खुश, बस कल ही मैं किसी और स्कूल वालों से बात करती हूँ। ऐसा कहकर उस समय तो मोतीबाई ने रिमझिम को समझा तो दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि स्कूल बदलना ही इस समस्या का हल नहीं है। इस मामले पर उसने उपेंद्र से बात की, लेकिन उपेंद्र को भी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आया। ये बात मधुबनी तक पहुंची तो वो बोली, बहुत हो चुकी लड़कियों की पढ़ाई, अब इन्हें स्कूल भेजना बंद करो, घर पर ही इनकी पढ़ाई का कुछ इंतजाम कर दो। और वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी, ये भी तो बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक कोठे वाली ही बनने वाली हैं। इन्हें नाच गाने की तालीम दिलवाओ, वही आगे काम आएगा। मधुबनी की जहरीली बातें सुनकर अब मोतीबाई चुप ना रह सकी और बोली, खबरदार, तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अब अपनी बेटियों की जिंदगी तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगी। मेरे इस काम की गंदी परछाई भी मेरी बेटियों पर नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी को मार भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों का सौदा हरगिज नहीं करूँगी। जिंदगी की जद्दोजहद ने आज मोतीबाई को ना जाने किस दोराहे पर खड़ा कर दिया था। अगर स्कूल भी बदला जाता है तो उसकी बदनामी वहाँ भी तो पहुँच जाएंगी। कुछ भी हो जाए उसकी बेटियां कोठे पर नहीं बैठेगी, ये उसने ठान लिया था। और एक रात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर दूध के गिलास में धतूरे के बीज पीसकर पिला दिए। आधी रात गए दोनों बच्चियां इस जहर को सह नहीं पाईं और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। 1-2 उल्टी के बाद भी जब उल्टियां नहीं रुकी तो उपेंद्र घबरा गया। अब तो उनके पास मोटर थी, इसलिए मोटर में दोनों बच्चियों को डाला और डॉक्टर के पास चल पड़ा। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चियों को कुछ जहरीली चीज दी गई है, शुक्र कीजिए कि जहर खाने के कुछ देर बाद उल्टियां शुरू हो गईं, इसलिए मेरा काम आसान हो गया। अगर उल्टियां ना होती तो आप इन्हें मेरे पास भी ना लाते और इन्हें बचाना नामुमकिन था। बस सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, अब वे खतरे से बाहर हैं। अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उपेंद्र का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि ये काम हो ना हो उसकी माँ मधुबनी का है, इसलिए वो बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर घर आ गया। मधुबनी की खबर लेने और घर पहुंचकर चीख पड़ा, बाहर निकल नागिन, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की तूने। महुआ ने उन्हें कोठे पर बैठने को मना कर दिया तो तू उनकी जान की दुश्मन हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े।
उपेंद्र का चीखना चिल्लाना सुनकर मधुबनी बोली, क्या कहता रे तू? मैं भला बच्चियों को क्यों मारने लगी? मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तू उन्हें कोठे पर बिठाना चाहती थी, तेरी ये मंशा पूरी ना हुई तो तू उनकी जान लेने पर आमादा हो गई। उपेंद्र गुस्से से बोला, मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्या वो मेरी पोतियां नहीं है? मैंने भी तो उन्हें पाला पोसा है। मधुबनी बोली, तूने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें पाला पोसा था। उपेंद्र बोला, क्या बकता है रे? मधुबनी चीखी, बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ, तूने ही उनके खाने में जहर मिलाया होगा। उपेंद्र बोला, तू मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मधुबनी बोली, तो तेरे सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? उपेंद्र ने पूछा। पीछे से आवाज आई, ये मैंने किया है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।